लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन सीरीज। हम लोग इस सीरीज में एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। इस सीरीज में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो चुका है। आज इसका पार्ट 2 है और आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी से आज हम लोग को पढ़ना है। 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप अपनी किताब को खोल लीजिए और पेन को ले लीजिए और हाईलाइट करते चलिएगा। हाईलाइटर ले लीजिए या पेन लीजिए, उसे अंडरलाइन करते चलिएगा और हाईलाइट करते चलिएगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, अपना पेन उठा लीजिए, पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड with the British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of American Supreme Court। मतलब जो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, वहाँ पे पार्लियामेंट ही सोवरेन है। और अमेरिका में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब जुडिशियल सबसे वहाँ पे ऊँचा है, वो किसी को भी ओवरटेक कर सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, जस्ट एज ए इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in US. This is because of American Constitution provides for due process of law against the procedure established by law contained in Indian Constitution Article 21। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको किसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इंडिया में क्या है, दोनों है, मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और जुडिशरी भी है। ठीक है, इन दोनों का बैलेंस जो है हमारे इंडिया में। ठीक है, अब इसका रीजन, बैलेंस होने का रीजन क्या है, हमारे आर्टिकल 21 में जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। मतलब ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या मतलब होता है कि जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। जो भी प्रोसीजर के द्वारा लॉ बना दिया गया है उसमें आदमी का मोरल चीज़ नहीं लिखा जाएगा, उसमें इमोशनली नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है, इमोशनली नहीं हुआ जा सकता है कि जैसे मतलब जो लॉ, अगर मान लो अगर लॉ है, अगर उसे गलत बना दिया गया, ठीक है, जैसे दे दिया गया है कि मर्डर करने वाले को जेल नहीं होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है, ये सज़ा है, ओके, ये सज़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है तो मतलब क्या, उसको सज़ा है कि उसे गुलाब का फूल दिया जाएगा, उससे फांसी नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या है, सज़ा तो है लेकिन ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत का मतलब ये, मतलब कि ये इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, अगर मर्डर करने पर उसे फूल दिया जा रहा है, ठीक है, उसको फ्लावर दिया जा रहा है, तो ये न्याय संगत नहीं है, मतलब ये ड्यू प्रोसेस लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा। बात समझ गए। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से उसकी लाइफ, ठीक है, और लिबर्टी या प्रॉपर्टी तभी छीनी जा सकती है जब कानून के मुताबिक फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसेस फॉलो किया जाए। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात बता रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का बेसिस अधिकारों को छीनने से पहले कानून और उसकी प्रक्रिया दोनों, मतलब कानून भी होना चाहिए, कानून भी फेयर होना चाहिए और उसकी प्रक्रिया भी मतलब जो प्रक्रिया अपनाया गया है वो भी फेयर होना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉ तो सही होना भी चाहिए, उसके साथ प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में ऐसा नहीं होता है। आगे आप इसके डिफरेंस को आगे बताएंगे। बस इंडिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होता है। लेकिन अब आर्टिकल 21 के अंदर में जो राइट टू लाइफ आया, उसके अंदर में ये जोड़ दिया गया एक तरह से देखा गया तो। ठीक है, आगे देखा जाएगा। Therefore, the framer of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and American principle of judiciary supremacy. The Supreme Court, on the one hand, can declare the parliamentary law as unconstitutional through its power of judicial review. The Parliament, on the other hand, they can amend major portion of the Constitution through its own its constituent power। मतलब क्या है, इंडिया का दोनों का मिक्सअप है। ठीक है,
इसमें क्या है कि दोनों के मिक्सअप होने का फ़ायदा क्या है कि जैसे जो अगर कोई ऐसा कानून बना देता है पार्लियामेंट इंडिया में जो लोगों के मतलब अधिकारों को हनन करता है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 31 मतलब आर्टिकल 13 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड कर सकता है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है आगे हम देखेंगे, और पहले हम देख चुके हैं ऐसे बाई चांस। ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। The Indian Constitution establishes a judiciary system that are integrated as well as independent. The Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Below it, there are High Court at the state level. Under the High Court, there are a hierarchy of subordinate court, that is district court and other lower court. This single system of court enforce both the central law as well as state law, unlike in USA, where the federal law are enforced by federal judiciary and state law enforced by state judiciary. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इंडिया में जो सीन है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट है, बस सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इसके अंदर में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, इसके अंदर में सेशन कोर्ट आता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, और सेम कोर्ट क्या है, और हमारे पास जो ये हमारे जो यही कोर्ट का हायरार्की हमारे यहाँ यही है। हमारे यहाँ कोई भी क्राइम होता है या कोई भी लॉ है, सेंटर का हो या स्टेट का, कोई भी मैटर हो, ये इसी प्रोसेस से गुजरता है नीचे से, या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, सबॉर्डिनेट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ओके, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, जो फेडरल का है, जैसे जो सेंट्रल का लॉ हो गया या सेंटर से रिलेटेड जो फेडरल लॉ है वो सीधे फेडरल जुडिशरी देखेगी, और स्टेट का लॉ है वो स्टेट जुडिशरी देखेगी। लेकिन हम लोग का क्या है, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है। ठीक है, मतलब नीचे से जाना है, पहले जाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर जाएंगे हम हाई कोर्ट, फिर जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, The Supreme Court is federal court, the highest court of appeal, the guarantor of the fundamental right of the citizen and the guardian of the constitution. Hence, the constitution has made various provision ensure its independent, security of tenure of the judges, fixed service condition for the judges, all the expenses of the Supreme Court charge on the Consolidated Fund of India, prohibition on discussion on the conduct of judges in the legislature, ban on practice after retirement, power to punish for its contempt vested in the Supreme Court, separation of judiciary from the executive, and so on. And so on. मतलब देखा जाए तो हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारे जजेस हैं उनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए उन्हें कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि उनको उनके जो जॉब का है उसे सिक्योरिटी दिया गया है। सिक्योरिटी का टेन्योर होना चाहिए कि 60 साल से 65 साल पे रिटायरमेंट है। ठीक है, ये आपको आगे देखा जाएगा। उनकी फिक्स्ड सैलरी है, और जो चार्ज है इनका, जो सैलरी का चार्ज वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। कंटेम्प्ट का पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर का कोई उल्लंघन, अवहेलना बोला जाता है, न कर पाए। मतलब उसको क्या बोलते हैं कि मतलब कि उसको मना नहीं कर सकता, उसको ये नहीं बोल सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानेंगे। बात समझ गए अब हमारा? सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो कार्यपालिका है उससे अलग है, जुडिशरी का काम अलग है और कार्यपालिका का अलग है। नो पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस, और जब रिटायरमेंट के बाद कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया कि आगे फिर हम लगे प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा कोई लालच नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मतलब फुल छूट दिया गया है कि भाई साहब अगर कुछ गलत होता है, चाहे कोई भी गलत करने वाला हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, आर्टिकल
25 to 28, 25 से 28 तक। कल्चर, और नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32। मतलब हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे संविधान की जान है फंडामेंटल राइट में। हमको 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इक्वालिटी दिया गया है, मतलब सभी सभी जो सिटीजन है वो समान है, ठीक है। इसमें आगे ये डिटेल में पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसका आएगा। ये यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। अब फ्रीडम, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम है इसका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट ऑफ रिलीजन है, कल्चर, एजुकेशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है? अगर कोई भी क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है कोई भी, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंडर में ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का गारंटर है, ठीक है, मालिक है सबका, यही प्रोवाइड करवाता है। अगर कोई छीनेगा तो ये आर्टिकल 226 के, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे पास एक और, पहले 7 हुआ करता था शुरू में, फिर हमारे राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, ठीक है। ये 44वें अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। वो आर्टिकल 300A में चला गया, वो लीगल राइट बन गया। क्या बन गया? लीगल राइट, कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट नहीं है। नेचर क्या है फंडामेंटल राइट का? जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल थ्रू रीट। अब रीट आगे पढ़ेंगे। रीट जो होता है 5 प्रकार का होता है। ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट 226 से कर सकता है, मतलब रीट जारी कर सकता है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। हाँ, लेकिन सब आर्टिकल में हम लोग का सस्पेंड हो सकता है। आर्टिकल 19 मेन होता है इस सस्पेंशन के लिए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 में है राइट टू लाइव, मतलब जिंदा रहने का अधिकार, ठीक है। किसी भी कंडीशन में ये नहीं हो सकता। तो इसमें यूपीएससी का ट्रैप क्या रहता है, बोल देगा ऑल फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, राइट और रॉन्ग ऑप्शन दे देगा उसमें, ए भी सही, तो उसमें क्या मार देगा? अगर गलत मार देंगे तो गलत हो जाएगा, सब नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है, ओके। हम लोग कहाँ पहुँचे थे? हाँ, द फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर promoting the idea of political democracy. They are operate as limitation on the tyranny of the executive and arbitrary law of the legislature. They are justiciable in nature. आपको बताया है फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होता है नेचर में। That they are enforceable by the court for the violation of agreed person can directly go to the Supreme Court which can issue the writ. Writ में कौन सा? habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quaranto for the restoration of the rights. However, the fundamental rights are not absolute. The subject to reasonable restriction. Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the Parliament through a constitutional amendment act. They can be suspended during the operation of national emergency except right guaranteed by the article 20 and 21। वो ये बता चुके हैं, ठीक है, सस्पेंड नहीं होगा, ओके। दे आर नॉट सेंक्रोसेंट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो सर्वे सर्वा है कि सेंक्रोसेंट है कि ये अपील हो ही नहीं, ये मतलब सस्पेंड हो ही नहीं सकता। ये सस्पेंड हो सकता है इमरजेंसी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग DPSP, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द डायरेक्टिव principle of the state policy is a novel feature of the Indian Constitution. They are enumerated in Part 4th of the Constitution. They can be classified into 3 broad categories: socialist, Gandhian, and liberal intellectual. Okay. The doctrine principles are meant for promoting the ideal of social and economic democracy. They seek to establish a welfare state in India. However, unlike the fundamental right, the directive are non-justiciable in nature. That is, they are non-enforceable by the court for their
violation at the constitution itself declare that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. Hence, they impose a moral obligation on the state authority for their application, but the real force and sanction behind them is the political, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। मतलब कुछ नहीं था, मतलब जो है डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, इसे कोर्ट के सामने लेके नहीं जा सकते हैं कि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, हमें इसको मतलब जितने भी डीपीएसपी दिए गए हमें, ठीक है, आर्टिकल 35 से लेके 50 तक आप इसको मतलब ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। इसका डीपीएसपी का मेन उद्देश्य क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बनाए रखना, ठीक है, और एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करना। मतलब डीपीएसपी दिया गया है हमारे लिए नहीं, ये सिटीजन के लिए नहीं, ये लीडर के लिए है, मतलब ये नेताओं के लिए है, ये लेजिस्लेचर के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए ही जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगा। और ये जो डीपीएसपी है वो 3 टाइप का है, इसमें सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। इन दोनों का ही माइंड सेट है इसमें। इससे एक केस आता है इसमें, मिनरवा मिल्स केस 1980 का। ये बैलेंस बनाता है फंडामेंटल और डीपीएसपी में। क्यों बनाता है भाई? इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ा जाता है मिनरवा मिल्स, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिनरवा मिल का देख लिया जाए। In the Minerva Mills case 1980, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental right and the DPSP। मतलब जो मिनरवा मिल्स में ये पाया गया केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का हमारे, वो फंडामेंटल और डीपीएसपी पर ही टिका हुआ है, ठीक है, बेड रॉक की तरह है। ओके, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है, किताब देखिएगा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, दीज आर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी in 1975 to 77 by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of the Swarn Singh Committee। Okay, the 86th Constitutional Amendment Act 2002 added one more fundamental duty। Okay, the part 4th A of the Constitution, which consists of only one article, Article 51A, 51 का ये, specify the 11 fundamental duties to the respect of Constitution, national flag and national anthem, to protect the sovereignty, unity, integrity of the country, to promote the spirit of common brotherhood amongst all the people, to preserve the rich heritage of the of our composite culture, so on. The fundamental duties serve as a reminder to the citizen that while enjoying their right, they have also be quite conscious of duty they owe to their country, their society, and their fellow citizens। However, like the directive principle, the duty are also नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी जो थी उसका ओरिजिन कहाँ से कैसे था? मतलब ये 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इससे जोड़ा गया था, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो रिकमेंडेशन दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था, और आपको फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 मतलब इंटरनेशनल, आर्टिकल 51 क्या है? इंटरनेशनल क्या है ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड ये है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। टोटल हमारे पास 11 ड्यूटीज़ है, ये आगे आएगा ऐसे, तो आगे हम इसको बताएंगे, ठीक है। ये नंबर क्या है? टोटल हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं? ये हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। पहले 10 हुआ करती थी, बाद में एक जोड़ दिया गया था। कब जोड़ा गया था अभी आपको बताएं हम, कब जोड़ा गया था बताइए। हाँ, 86 का हुआ था ना, 86 जो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, वही जोड़ा गया था। एडेड वन मोर फंडामेंटल, ये आगे देखेंगे हम, ठीक है। इसमें ये इसका जो नेचर होता है
वो नॉन जस्टिसिएबल होता है। अभी देखिए इसमें पूछ रहे थे, बोल रहे थे ना इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएस, नहीं, इंस्पायर्ड फ्रॉम रसिया है, ये यूएसएसआर है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है जो वो यूएसएसआर से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अ सेकुलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेकुलर स्टेट, hence it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. The following provision of the constitution reveals the secular character of the Indian state. मतलब हमारा जो स्टेट है इसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि इंडिया इंडिया जो है वो हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख का, ईसाई का है, ऐसा कोई भी रिलीजन हमारे देश में नहीं है। हमारे पास सभी धर्मों का समान इज्जत होता है, समान रिस्पेक्ट होता है, सर्वधर्म समभाव, मतलब हमारे देश में सभी लोग सभी धर्म के लोग आराम से रहते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग द टर्म सेकुलर वाज एडेड हैं। ओके, मतलब ये सेकुलर स्टेट कैसे इसमें आगे दिया गया, द टर्म सेकुलर वाज एडेड to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। मतलब जो सेकुलर वर्ड है वो पहले शुरुआत से नहीं था हमारे प्रियम्बल में, ये प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी टू बिलीव फेथ एंड वर्शिप। द प्रियम्बल सिक्योर करता है हमारे लिबर्टी ऑफ बिलीव और फेथ एंड वर्शिप को। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कोई भी स्टेट है वो मना नहीं कर सकता हमारे किसी भी पर्सन सिटीजन को या पर्सन को कि हम कानून के सामने उन के वो बराबर नहीं है और उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया लॉ के अंडर में। ठीक है, ये आर्टिकल 14 में है, मतलब 14 में है। द आर्टिकल शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन के आधार पर कोई भी हमारे सिटीजन में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से क्या है, आर्टिकल 16 है, मतलब किसी भी सिटीजन को इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। बात समझ गए आप। और क्या है, ऑल पर्सन आर इक्वली entitled to freedom of conscience and the right of freely profess practice and propagate any religion। मतलब कोई भी सब कोई फ्री है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। एवरी रिलीजन डोमिनेशन ऑफ एनी इट्स सेक्शन shall have the right of मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। मतलब आर्टिकल 26 में है कि कोई सभी लोग, सभी धर्म के लोग अपने जो रिलीजियस अफेयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 में है कि 27 में है कि कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी टैक्स नहीं देना है रिलीजन के लिए। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। मतलब जो सरकार के द्वारा अगर कोई चल रहा है या देश के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल रहा है वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। बात समझ गया। Any section of citizens shall have the right of conserve its distinct language script of culture। आर्टिकल 29 में दिया गया कल्चर से रिलेटेड है, मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार सभी सेक्शन के ऑफ सिटीजन को। ठीक है, ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। मतलब जितने भी माइनॉरिटी हैं उनको आर्टिकल 30 के अंडर में उन्हें दे दिया गया भाई तुम अपना इंस्टीट्यूशन बना लिया हो, जैसे कि ये महाराष्ट्र है ना उनका, ये महाराष्ट्र ये ऐसे माइनॉरिटी के लिए है, आदिवासियों के लिए। ठीक है, द स्टेट शैल हैव इंड्योर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44, मतलब आर्टिकल 44 में यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड दिया गया है। अभी लागू नहीं हुआ, ये गोवा में लागू हुआ था, अभी सुनने में आया कि हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ है। ठीक है, द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म connote a complete separation between the religion, the church, and the state, the politics. The negative concept of secularism is inapplicable in the Indian constitution. Indian situation where the society of multi-religious, hence the Indian constitution embodied the
Positive concept of secularism is that giving equal respect to all the religion or protecting all religion equally. मतलब हमारा क्या है, किसी के साथ कोई भी धर्म में भेदभाव नहीं करना है। हमारे हमारे सोसाइटी मल्टी रिलीजन है, और सारे जो मतलब और हमारा स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है, और सबको अधिकार दिया गया अपना प्रमोट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो abolished the old system of communal representation, that is reservation seat in the legislature on the basis of religion। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एबॉलिश कर दिया जो पुराना सिस्टम था, जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। जैसे मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व था, ईसाइयों के लिए रिजर्व था, तो वो चीज़ हटा दिया गया, ठीक है। और it provide for a temporary reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation of to them। मतलब हमारे हब दे दिया गया उनको कि अब तुम्हारा जैसे कि SC ST को उनकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको दिया गया सीट, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा और बहुत सॉलिड नोट्स है ये, इसी में से आएगा, ठीक है। ये नोट से आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। बात समझ गए, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पर काम देता है। तो इस नोट्स को लेने के लिए कमेंट करें, हम इसको टेलीग्राम में डाल देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं।